हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, जीके जीएस की क्लास में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के चैप्टर 1 सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति कल्चर ऑफ वेदा पीरियड को देखेंगे। तो कल्चर ऑफ वेदा पीरियड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर था, तो इन सभी का घर कहाँ पे था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, विदिशा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मिथिला। तो फ्रेंड्स, गार्गी, मैत्रेय, कपिला ये सभी जो थी विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध कहाँ से है? मिथिला से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विश्वारा, इसके बाद गार्गी, मैत्री, कपिला, लोपामुद्रा। तो ये सभी विदुषी महिलाएं हैं जो कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और कितनी सूक्तियां हैं? तो फ्रेंड्स, टोटल 1028 सूक्ति है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें जो है वो अवेस्ता से मिलती है। अब आप बोलेंगे कि ये अवेस्ता का है, तो फ्रेंड्स, अवेस्ता जो है वो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता जो है वो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? ऑप्शंस हैं, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र, छंदोग्य, उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र जो है वो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? ऑप्शंस हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। यहाँ से मिलने वाले अवशेषों में जो है मिट्टी के बर्तन, जिसको हम मृद भांड बोलते हैं, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ये लोग, आर्य लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा जो है वो उत्तर वैदिक काल में खोजा गया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में लोहा खोजा गया, जबकि पूर्व वैदिक काल में लोग जो है तांबे से परिचित थे। कब? पूर्व वैदिक काल में लोग किससे परिचित थे? तांबे से परिचित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहार। लोहार जो है वो आर्यों के द्वारा लोहार जो है ये प्रयोग में नहीं लाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? ऑप्शंस हैं, मंडोक उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। जो शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, यह भारत का राष्ट्रवाक्य है जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह वाक्य मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शंस हैं, सुक्त, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। आयुर्वेद के वैद्य जो हैं वो धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेद शब्द का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, वेद शब्द का अर्थ है क्या? ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन हैं, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, डी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? डी, तांबा। तांबा जो है वो वैदिक लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला धातु है। वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 BC से 1000 BC, इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। इसके बाद दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से 650 BC है।
ध्यान दीजिएगा, वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व व उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व। ऋग वैदिक काल के आर्य जो है वो तांबा से परिचित थे तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। ध्यान दीजिएगा, इस काल में ये जो आर्य लोग थे वो तांबा से परिचित थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनको लोहे की जानकारी मिली, लोहे की खोज की। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता जो है ग्रामीण से महाजनपदों के विकास की ओर उन्मुख हुई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो फ्रेंड्स, पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। उसके बाद लोहे धातु की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल कब से कब था? 1000 बीसी से 650 बीसी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, आर्थिक उत्थान या फिर व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों में देखा जा सकता है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण जो है वो व्यवस्था श्रम आधारित तथा उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी भारत में वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शंस यहाँ पे हैं ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में, सामवेद संहिता में, अथर्ववेद संहिता में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद संहिता में। ध्यान दीजिएगा, संगीत किस में मिलता है? सामवेद में। ध्यान दीजिएगा, संगीत सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संगीत का उद्गम क्या है? सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब भी पूछा जाए संगीत का उद्गम क्या है तो सीधा आपको टिक करना है सामवेद संहिता। क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शंस हैं गेहूं, चावल, तंबाकू, जौ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वैदिक आर्य जो है अपने प्रारंभिक जीवन में यानी कि पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो कृषि में परिवर्तन हुआ, कृषि क्रांति आई, तो जिससे जो है गेहूं और चावल जैसी फसलें भी इनको पता चला। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे, ठीक, आर्य जो हैं वो तंबाकू से परिचित नहीं थे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट क्या है? तंबाकू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन हैं बलि, बर्मन, वित्त, कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बलि। ध्यान दीजिएगा, वैदिक युग में कबीला के प्रधान को क्या बोलते थे? राजा। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था, सभा समिति और विद्ध नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी वह बलि कहलाता था। यही कर उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। पहले जो है स्वेच्छा से जनता देती थी राजा को, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसको बाध्यकारी बना दिया गया कि हाँ आपको देना ही होगा, तो इसको बलि के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भोजन की बात हुई है न कि फसल की। ऑप्शन है यहाँ पे जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियाँ और फल। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, वैदिक आर्यों के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। इनके जीवन में दूध व दूध से बनी जितने भी उत्पाद होते थे, इसके साथ साथ वे दूध में सत्तू मिलाकर पीना अधिक पसंद करते थे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इसका सीधा सा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। इसका जो कारण है वो है ऋग्वेद में गाय को कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी।
ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और इनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय समृद्धि का सूचक थी, अतः इसे उपहार में पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात ना मारने योग्य। अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को अर्थात समृद्धि और गोमत कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य अनार्यों के साथ अपने संपियों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अनार्यों के साथ अपने संबंधों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योग के प्रेरता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, पतंजलि, बाणभट्ट, चारवाक, बंदुकांता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। पतंजलि जो है वो योग के प्रेरता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? ऑप्शन हैं सुश्रुत, चरक, आत्रेय, धन्वंतरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्रेय। आत्रेय जो थे वो चिकित्सक नहीं थे। बाकी सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये सभी एक चिकित्सक थे। ध्यान दीजिएगा, सुश्रुत, चरक व धन्वंतरी की पहचान एक चिकित्सक के रूप में, जबकि चारवाक का पहचान एक दर्शन आचार्य के रूप में हुआ। चारवाक का पहचान, आत्रेय का पहचान जो है वो एक दर्शन आचार्य के रूप में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ऑप्शंस हैं कल्हड़, मैत्रेय, कालिदास, पाणिनि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता था पाणिनि। नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पाणिनि। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप सबको मैंने बताया कि सामवेद में क्या है आपका, ये जो वेद है इस संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद जो है इसमें आर्यों का विस्तार हुआ, प्रारंभिक आर्य का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, ये जो वेद है वो जादू टोना से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है और यजुर्वेद जो है वो बलि सूत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? ऑप्शन हैं अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था, कानून, कला। तो फ्रेंड्स मनुस्मृति जो है वो कानून से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति जो है एक मानव धर्म शास्त्र है, एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता ऋषि मनु हैं। मनुस्मृति के रचयिता जो हैं वो ऋषि मनु हैं। आधुनिक मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, बोरोबुदुर, कैलाशनाथ, ओंकारवाट, गृहदेश्वर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओंकारवाट। कंबोडिया के ओंकारवाट प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ओंकारवाट जो है वो विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन हैं ज्ञान, बुद्धिमत्ता, पास बैठना, सरस्वर पाठ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख उपनिषदों में जबालोपनिषद, मंडोकोपनिषद आदि प्रसिद्ध हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह आपका उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मनीषी, किस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या फिर विश्वामित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त्य। दक्षिण भारत के आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। प्रथम संगम
मदुरा में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम संगम जो है वो मदुरा में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था और इसको पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में वैदिक संगीताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। तो अभी बताया मैंने, संगीत का जो संबंध है वो सामवेद से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है फ्रेंड्स? सप्त सिंधु। प्रारंभिक आर्यों के आगमन व उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में जानकारी देने वाला वेद क्या है? ऋग्वेद। इसमें बताया गया है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे, अर्थात सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियों के। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त अवशेषों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती भूभागों में था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया। तो फ्रेंड्स, आर्यों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्य। आर्यों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों को तोड़ने वाला कहा गया है। आर्य व अनार्यों के बीच संघर्ष के भी जिक्र हैं। पश्चिमोत्तर भारत में इनके समकालीन हथियार से भी विदित होता है कि आर्य एक आक्रमणकर्ता थे। तो भारत पर पहला आक्रमण आर्यों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विषम चुनिए। ऑप्शंस हैं सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, विष्णु पुराण। तो यहाँ पे ये सभी जो है आपके वेद हैं, जबकि विष्णु पुराण जो है ये आपका विषम है, ये एक पुराण है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये सभी आपके एक वेद हैं, जबकि विष्णु पुराण जो है एक पुराण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र आपका सूर्य देवता को समर्पित है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान की गई है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका सी, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ये सभी आपके प्राचीन भारत के चिकित्सक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है। तो फ्रेंड्स, उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था। तो फ्रेंड्स, पांडवों में सबसे बड़ी थे युधिष्ठिर। ध्यान दीजिएगा, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सभी राजा पांडु की 2 पुत्नियों कुंती व माद्री के संतान थे। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ध्यान दीजिएगा, कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जबकि माद्री से नकुल व सहदेव पैदा हुए थे। इनमें युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।